हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आप जानते हैं कि PUCT 2022 के प्रिपरेशंस में आपका ज्योग्राफी आपका एक इलेक्टिव पेपर है एंड ज्योग्राफी से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। सब सिलेबस के बारे में आपको बता दिया था और द पृथ्वी के बारे में यानी द अर्थ के बारे में बेसिक वीडियो मैंने क्लास 6 के लेक्चर्स को भी आपको दिखाया था, जिसमें क्लास 6 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स को हमने आपके पास रखा था। सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा, जिसमें पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के निर्माण, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पृथ्वी कैसे हुआ, द अर्थ कैसे बना, किस टाइमिंग में बना, किस तरीके से बना, कौन से प्रिंसिपल्स काम आते हैं, ये सारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है NCERT पे, और जो MCQ एराइज किया जाता है वो भी आपका MCQ जो एराइजेज होते हैं वो भी टू द चैप्टर से एराइज होता है, यानी आपका MCQ का बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक कहने का मतलब है कि आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको जहाँ भी जैसे पृथ्वी का मैं नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, यानी पृथ्वी का मैं NCERT का बुक्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस NCERT के बुक्स में जब आपके पास रखता हूँ तो जिस टॉपिक को मैं जहाँ पे कवर अप करता हूँ उस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। यानी जिस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ रहा हूँ, जैसे मानते हैं कि पृथ्वी की संरचना के बारे में मैंने आपको बताना स्टार्ट कर, जिसमें नेबुलर हाइपोथेसिस या फिर निहारिका परिकल्पना जो है, अगर मैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ तो आपका काम क्या है कि नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। जो मैं बेसिक है मैं बेसिक बता दूंगा लेक्चर्स में, बट आपको थोड़ा सा पढ़ लेना उसके बारे में। एंड पढ़ने के बाद जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसमें सारा इन्फॉर्मेशन से उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो टॉपिक को मैं टच किया हूँ इस द पृथ्वी के चैप्टर में, यानी द अर्थ के चैप्टर में जिस टॉपिक जिस पॉइंट को मैं टच किया हूँ उससे रिलेटेड आपको MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और ये इससे रिलेटेड यानी जो मैं अभी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं पॉइंट्स दूंगा, जिस पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, उसका MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप्स में सेंड कर दिया जाएगा। तो बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप ग्रुप से जुड़ जाएँ, प्रीमियम सर्विस से जुड़ जाएँ। प्रीमियम सर्विस से जुड़ने का प्रोसीजर बेहद ही आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सअप का नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, फिर आपको तमाम सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पृथ्वी के बारे में, यानी द अर्थ के बारे में। एंड द अर्थ के बारे में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम का PDF आपको वीडियो फिनिश होने के बाद आपको ग्रुप्स में भेज दिया जाएगा। तो आप जो प्रीमियम ग्रुप है उससे जाकर के आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। फिलहाल समझिएगा पृथ्वी के बारे में यानी अर्थ के बारे में, और ये आपका बेसिकली सेकंड चैप्टर है, आपका क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है। और इसमें हेडलाइन है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में सिंपल सा टर्म समझिएगा, जहाँ से आपका MCQ क्वेश्चन आता है। चूँकि हमारा एंड आपका टारगेट है कि PUCT के प्रिपरेशन में आपको द बेस्ट करना है, यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोरिंग करने पर टारगेटिंग करना है। आप ऑलरेडी क्लास 11 एंड क्लास 12 पढ़ कर आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे बस उसी टॉपिक को टच करूँगा जिससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में। ऐसा नहीं कि मैं पूरा चैप्टर को कवर अप करूँगा, जो भी जहाँ से पॉइंट आता है वो मैं बताऊंगा। हाँ, लेकिन उसका जो बेसिक PDF है PDF आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आप चाहें तो थोड़ा सा अपना मेहनत करके पूरे चैप्टर को भी कवर अप कर सकते हैं, एक बार फिर से बेसिक से स्टार्टअप कर सकते हैं, ताकि आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ना कि पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में, बल्कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं आज के टाइम में आर्ट्स पेपर का कितना ज़्यादा डिमांड है, ये आप सही तरीके से जानते हैं। तो अगर बात की जाए अर्थ के बारे में, तो कुछ स्टार्टिंग थ्योरीज थी। जो सारे मेरे लेक्चर्स का तरीका है वो मैं हिंदी इंग्लिश, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज करूँगा, बहुत सारे हिंदी वर्ड्स का भी यूज करूँगा। तो आपको ज़्यादा कुछ फर्दर प्रॉब्लम होगा नहीं, बट फिर भी जो प्रॉब्लम आप बताइएगा। तो पृथ्वी के अगर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात की जाए, यानी पृथ्वी कैसे आया, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए सीधा सा समझिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में दो बेसिक थ्योरीज है। सबसे पहला थ्योरी 1796 का है, जो कि एक जर्मन फिलोसफर थे, और वो देते हैं इमैनुअल कांट थे, जिन्होंने बताया नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में। ये पहला थ्योरी है पृथ्वी को लेकर के। एंड सेकंड आपका जो थ्योरी है, यानी जो पहला थ्योरी वो आपका नेबुलर हाइपोथेसिस है, जिसे दिए इमैनुअल कांट ने दिए। बट इमैनुअल कांट ने इसके बारे में 1796 में यानी इमैनुअल कांट ने इसके बारे में पहले बताया था, लेकिन 1796 में इसे लैप्लास ने इसे डेवलप करके लैप्लास ने सही तरीके से इसके बारे में बताया, और यही थ्योरी आपका नेबुलर हाइपोथेसिस। अगर बात की जाए नेबुलर हाइपोथेसिस के लिए कि नेबुलर हाइपोथेसिस एग्जैक्टली था क्या, तो वो बताते हैं कि जो प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, यानी जो ग्रहों का निर्माण हुआ, वो एग्जैक्टली हुआ कैसे। तो ध्यान रखिएगा MCQ क्वेश्चन उठेगा कि नेबुलर हाइपोथेसिस का जो संशोधन करके कौन प्रेजेंट किया, तो आप ध्यान रखिएगा लैप्लास ने किया था, और ये प्लैनेट के डेवलपमेंट के लिए थ्योरी था, यानी प्लैनेट कैसे बना इसके बारे में हमें नेबुलर हाइपोथेसिस बताता है। अगर नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बात की जाए, यानी निहारिका परिकल्पना के बारे में बात की जाए कि निहारिका परिकल्पना आखिर क्या था, तो सिंपल सा मतलब होता है, इसका मतलब था क्या, सूर्य के चारों ओर, यानी जो हमारा सन है, सन के चारों साइड, यानी सन के चारों साइड बहुत ही यानी जो ग्रहों का निर्माण था, यानी जो प्लैनेट का निर्माण हुआ, वो बहुत ही धीमी गति में घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। यानी
जो ऑब्जेक्ट्स थे, ऑब्जेक्ट्स का एक बादल बना, क्लाउड बना, और वो क्लाउड घूम रहा था सूर्य के चारों तरफ, और इससे वो निर्माण होता है प्लैनेट के बारे में। ये आपको बताता है नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग निहारिका परिकल्पना कहते हैं, और जिसके बारे में सबसे पहले इमैनुअल कांट ने बताया था, लेकिन 1796 में उसे डेवलप करके लैप्लास ने हम लोगों को बताया। इसके बाद बात की जाए, आगे कुछ बढ़ते हैं, यानी 1796 के पीरियड्स को आपने समझा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1900 के आसपास में। तो 1900 के आसपास में चैम्बरलेन और मोल्टन ने ब्रह्मांड में, यानी जो चैम्बरलेन और मोल्टन ने बताया, यानी जो चैम्बरलेन एंड मोल्टन था, वो भी एक थ्योरी को बताते हैं, और वो थ्योरी जो आपका कहलाता है वो आपका है बाइनरी थ्योरी, यानी पृथ्वी के बारे में, यानी कह सकते हैं जो प्लैनेट के बारे में दो बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी दैट इज आपका नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसे निहारिका परिकल्पना कहते हैं, सेकंड आपका बाइनरी थ्योरीज। नेबुलर हाइपोथेसिस को मैंने बताया कि नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कहना है कि सन के चारों साइड्स में पदार्थों का एक बादल बना, जिससे कि ग्रहों का धीरे धीरे निर्माण हुआ, और वो आपका नेबुलर हाइपोथेसिस कहलाता है, जिसके बारे में सबसे पहले इमैनुअल कांट ने बताया था। इसके बाद 1796 में से डेवलप करके लैप्लास ने बताया। साथ में ये भी याद रखिए कि फिर 1796 के बाद भी इसे डेवलप किया गया, और डेवलप करने के बाद इसे डेवलप किया गया 1950 में। 1950 में इसे डेवलप किया गया रूस के ऑटो सिमिट के द्वारा, और जर्मनी के निहारिका परिकल्पना को फिर से डेवलप करते हैं, और निहारिका परिकल्पना के बारे में बताते हैं। यानी जो आपको अगर डेवलपमेंट के बारे में बात, यानी सबसे पहले इमैनुअल कांट ने बताया, इसके बाद 1796 में इसको लैप्लास ने बताया नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में। इसके बाद फिर से एक बार डेवलपमेंट होता है इसमें 1950 में, यानी 1950 में। उसके अकॉर्डिंग कहना था कि जो सन है वो सन चारों तरफ से घूरा है, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है एक सौर निहारिका से, और जो कि मुख्यतः बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम जैसे धूलकणों से बना है। यानी जिसमें अभी मैंने नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में लैप्लास ने बताया था कि सन के चारों साइड में एक पदार्थों का एक बादल था जो कि लगातार घूम रहा था, और इसी के कंडेंसेशन से वो ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन इसमें संशोधन किया गया, इसमें संशोधन करके 1915 में बताया गया कि सन के जो चारों साइड से घूमता हुआ जो बादल है, इसको इन्होंने बताया, इन्हें सौर निहारिका कहा गया। और ये जो बादल जो बादल घूम रहे थे, ये बेसिकली बना था हाइड्रोजन और हीलियम का। तो नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन रखिएगा, इससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन अराइज होता है। इसके बाद जो सेकंड थ्योरम था वो आपका था बाइनरी थ्योरीज। बाइनरी थ्योरीज के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बाइनरी थ्योरी 1950 में बना, जिसके अकॉर्डिंग कहना था कि सूर्य से एक टकराहट होती है, यानी सूर्य से एक टकराहट, यानी सूर्य के नज़दीक से, सूर्य के बहुत ही नज़दीक से, यहाँ देखिए बताया गया कि सूर्य के बहुत ही नज़दीक से एक सूर्य के ही जैसा एक और भी एक सूर्य के जैसा एक और ह्यूज बॉडी गुजरता है, जिसके अकॉर्डिंग से क्या होता है कि वो जैसे उसमें सूर्य, यहाँ देखिए क्लियरली बताया गया है कि जो सूर्य था, यानी ब्रह्मांड में सूर्य के ही नज़दीक से एक और तारा गुजरता है, गुजरने के परिणाम स्वरूप उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या होता है कि उसके चारों तरफ घूमता है, और धीरे धीरे वो फिर प्लैनेट के रूप में वो आपके सामने अपीयर होता है। ये आपका पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी प्लैनेट की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। आगे बढ़ते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, यानी इस यूनिवर्स का कैसे हुआ निर्माण। तो यूनिवर्स के निर्माण के लिए सबसे जो फेमस थ्योरी है वो आपका बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का क्या कहना है, बिग बैंग थ्योरी कब आया था, यानी बिग बैंग का जो थ्योरी वो कब आया था, इसे समझिए। बिग बैंग का थ्योरी बेसिकली एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी ये बिग बैंग का थ्योरी बेसिकली एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है, यानी वो बताता है कि यूनिवर्स कैसे बढ़ रहा है, यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, यानी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये आपको बताता है बिग बैंग का थ्योरी। और बिग बैंग का थ्योरी बेसिकली दिया गया था 1920 में, जिसे दिया गया था एडविन हबल के द्वारा, ध्यान रखिएगा। बिग बैंग के थ्योरी के अकॉर्डिंग कहना था कि ये पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में था, और ये ऑब्जेक्ट बिग बैंग का सिंपल सा मतलब होता है, दो वर्ड से बना है बिग बैंग, जिसका सिंपल सा मतलब है ये जो पूरा बड़ा सा जो भी ब्रह्मांड आपको दिखता है, वो पहले एक छोटे से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेटेड था, यानी एक छोटा सा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में संकेंद्रित था। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, एंड ब्लास्ट होने के बाद लगभग 3 मिनट में पूरी ब्रह्मांड का विस्तार हो जाता है, यानी पूरा ब्रह्मांड अपना बन जाता है। यही बेसिकली बिग बैंग का थ्योरी है, और बिग बैंग का थ्योरी का जो आपने जाना वो 1920 में दिया गया था एडविन हबल के द्वारा से, जिसमें जो बिग बैंग का थ्योरी वो ब्रह्मांड के बारे में बताता है, ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताता है, ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका आएगा कि बिग बैंग का थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो आप बताइएगा कि वो यूनिवर्स के यानी यूनिवर्स का जो निर्माण है, यानी जो ब्रह्मांड का निर्माण है, इससे आपका रिलेटेड है। ये आपका बिग बैंग का थ्योरी का बेसिक बात है। इसके बाद ध्यान रखिए कि बिग बैंग के थ्योरी के 3 लाख वर्षों के बाद, यानी बिग बैंग जब हुआ, यानी कह सकते जब विस्फोट हुआ उस छोटे से ऑब्जेक्ट में, यानी वो जो पूरा जिसमें ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के 3 लाख वर्षों के बाद आपका लगभग टेम्परेचर 3500 केल्विन का गिरावट हुआ। यानी उस टाइम जिस टाइम ब्लास्ट हुआ उस टाइम बहुत ही हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर में लगातार गिरावट हुआ, और आज के टाइम में अगर बात की जाए तो लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस का गिरावट हुआ, और जिसके कारण से आज आपका नॉर्मल टेम्परेचर आपका, अगर अभी के टाइम में बात की जाए तो जो नॉर्मल टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका रीज़न है कि 3 लाख टाइम लग गया इस जो टेम्परेचर इसको गिरने में।
ये आपका था बिग बैंग का थ्योरी। अगर बात की जाए तारों के निर्माण के बारे में, यानी अगर ये स्टार के बारे में पूछा जाए कि ये स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बस आप एमसीक्यू क्वेश्चन का बेसिक समझते जाइएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से एग्जैक्टली पूछा जाता है। अब समझिए तारों का निर्माण के बारे में। आप जानते हैं कि बिग बैंग के थ्योरी के अकॉर्डिंग के बताया गया कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो बना ब्लास्ट के कारण से। तो ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट में कहीं छोटे अमाउंट में ऑब्जेक्ट बिखरा, कहीं बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में ऑब्जेक्ट बिखरा, यानी कह सकते हैं कि जब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट होने में क्या देखते हैं कि आप जो आपका बड़ा ऑब्जेक्ट है वो टूटता है डिफरेंट पार्ट्स में। तो जब आपका ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद टूटा तो कुछ छोटे से फॉर्म में टूटा, कुछ बहुत ही बड़े फॉर्म में टूटा। इसके कारण से हुआ कि असमान वितरण हुआ, यानी पदार्थों का जो वितरण था, यानी जो पदार्थ जो टूटे वो इक्वल भाग में नहीं टूटे, यानी जो ऑब्जेक्ट्स ब्लास्ट के बाद जो निकले बाहर वो कुछ छोटे फॉर्म में निकले, कुछ बड़े फॉर्म में निकले, जिसके कारण से क्या होगा कि उनके ग्रेविटी पावर अलग लगते हैं। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल थ्योरम, यानी जो ग्रेविटी के थ्योरम है फिजिक्स में, उसके अकॉर्डिंग करना है कि जितना बॉडी बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसके पास ग्रेविटेशनल पावर होगा। तो जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने में कुछ के पास छोटे ऑब्जेक्ट थे, कुछ के पास बहुत बड़े ऑब्जेक्ट थे। तो यानी कहने का मतलब है कि जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल पावर भी डिफरेंट फॉर्म का उसके पास ग्रेविटेशनल पावर है। इसके कारण से क्या होगा कि जब कुछ छोटे फॉर्म के ऑब्जेक्ट, कुछ बहुत बड़े फॉर्म के ऑब्जेक्ट, कुछ छोटे फॉर्म के ऑब्जेक्ट, कुछ बड़े फॉर्म के ऑब्जेक्ट लगातार एक जगह अपने ग्रेविटेशनल पावर के कारण धीरे धीरे कलेक्शन होने स्टार्ट हुए, यानी कलेक्शन हुआ। जैसे लेटर सपोज यहाँ पे आपका कलेक्शन होना स्टार्ट हुआ, कुछ छोटे कुछ बड़े, एंड कलेक्शन होने के साथ साथ ये कलेक्शन जिस टाइम वो टूटा उस टाइम वो बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से वो बने हुए थे, और लगातार इसका एक जगह कलेक्शन हुआ ग्रेविटेशनल पावर के कारण, जिसके कारण से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और ये आकाश गंगाएं यानी कॉन्स्टलेशंस का आपका निर्माण होता है। ये आकाश गंगाओं का निर्माण के बारे में आपको बताया गया, यानी गैलेक्सी का जो फॉर्मेशन है वो गैलेक्सी का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। अभी मैंने आपको गैलेक्सी यानी आकाश गंगाओं के निर्माण के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि किस प्रकार से निर्माण हुआ। यहाँ देखिएगा तो यहाँ से आपका बेसिक पूछेगा कि आपका तारों के निर्माण में अगर बात कीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, तो तारों का निर्माण का जो मेन रीजन वो क्या बना, वो बना बिग बैंग का थ्योरी भी इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल के बारे में ध्यान रखिएगा। सौरमंडल के बारे में बात किए तो सौरमंडल में बेसिकली 8 ग्रह होता है, और निहारिका को यानी नेबुला को आपका इसका जनक माना जाता है। यानी किससे ये सौरमंडल बना, तो वो आपका नेबुलर इसका रीजन है, जिसके कारण यानी नेबुला रीजन है आपका सौरमंडल के निर्माण के लिए। सौरमंडल के निर्माण में ध्यान रखिएगा, सौरमंडल का निर्माण लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई थी। और ग्रहों के अगर निर्माण के बारे में बात करें तो ग्रहों का निर्माण 4.6 से लेकर के 4.56 अरब वर्ष पहले हुई। अगर बात की जाए अभी के सौरमंडल के बारे में, तो अभी के सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, और लाखों छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं। ये आपके अभी ग्रहों में, यानी अभी जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में कुछ इस तरीके से अभी का सेटअप है। आगे बात कीजिए सोलर सिस्टम के बारे में, तो सोलर सिस्टम में बेसिकली 8 प्लैनेट है, जिसमें 4 प्लैनेट को इनर प्लैनेट एंड बाकी के 4 प्लैनेट को आउटर प्लैनेट कहते हैं। अगर बात की जाए इनर प्लैनेट किसको किसको कहा जाता है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को इनर प्लैनेट यानी आंतरिक यानी भीतरी ग्रह कहलाते हैं। बाकी जो 4 आपका बच गया वो आपका जो आपका 4 बच गया जुपिटर, इसके बाद आपका यानी जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और जो नेपच्यून है वो आपका कहलाता है आउटर प्लैनेट्स। ये आउटर प्लैनेट्स भी आपका 4 है। अगर बात की जाए इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बारे में, तो इनर प्लैनेट में स्थल होता है, यानी ये चट्टानों से बने हुए यानी रॉक से, इसमें आपका कह सकते हैं कि इस पर आपका लैंड है, और इधर आपका लैंड नहीं, इधर आपका गैस का बना हुआ है, इसलिए उस पर क्या है वो आपका उस प्लेनेट पे आपका बेसिकली जो प्लेस है वो प्लेस आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, कहने का सिंपल सा मतलब है। तो इनर प्लेनेट आउटर प्लेनेट में आपका क्लासिफिकेशन किया गया, और जो गैस से बने होते हैं उसे हम लोग जॉबियन भी कहते हैं, जैसे आपका बृहस्पति वगैरह जॉबियन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछेगा जॉबियन किसे कहते हैं, तो सिंपल सा मतलब वैसे प्लेनेट या वैसे ग्रह जिसका निर्माण गैसों से हुआ है वो आपका जॉबियन कहलाता है। आपको बता दें ग्रहों के बारे में, तो ग्रहों में जो 2006 का मीटिंग था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन का, उन्होंने 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, उसे बौना ग्रह के रूप में विकसित किया गया, यानी उसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। याद रखिएगा 2006 के बैठक में ये डिसीजन लिया गया था आपका। अगर कुछ और बेसिक के बारे में बात की जाए, अगर आगे बढ़ते हम लोग इस बेसिक टॉपिक्स में, तो आता है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का जो निर्माण हुआ, चंद्रमा के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो चंद्रमा का निर्माण 1838 में इसके लिए एक थ्योरी दिया गया, जो कि दिया गया सर जॉर्ज डार्विन के द्वारा, और सर जॉर्ज डार्विन के द्वारा बताया गया कि पृथ्वी यानी जो हमारे जो अभी अर्थ है वो बेसिकली पहले कुछ इस डंबल के साइज़ का था, यानी इस प्रकार का कुछ डंबल था, और क्या हुआ समय के साथ इसमें क्या हुआ, एक बार बिखरा हुआ यहाँ पे टूट गया, और ये आपका चंद्रमा अलग हो गया, ये आपका पृथ्वी अलग हो गया। ये आपका सर जॉर्ज का डार्विन का थ्योरी है, जो कि 1838 में आपको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं,
लेकिन जो अभी के साइंटिस्ट है वो मून के बारे में यानी चंद्रमा के बारे में ये बात को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये आपका एक बड़ा टकराव के कारण से बना है। यानी अभी के जो साइंटिस्ट है वो चंद्रमा के बारे में बताते हैं कि पृथ्वी से बहुत साल पहले एक दूसरा बॉडी टकराया, टकराने के कारण पृथ्वी का पृथ्वी का बिखराव यानी पृथ्वी टूट गया, और टूटने के साथ साथ वो एक पृथ्वी में बन गया और एक आपका चंद्रमा में बन गया। चंद्रमा इसकी पृथ्वी की कक्षा में आपका रोटेट करता है। वो आपका चंद्रमा के बारे में वो बताया गया, जो कि बताया गया यानी जो आज के जो साइंटिस्ट है, आज के जो ज्योग्राफी के जो साइंटिस्ट है यानी आज के जो वैज्ञानिक है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वो स्वीकार क्या करते हैं कि वो स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी का भी किसी न किसी टाइम टकराव हुआ होगा और टकराव के फलस्वरूप वो आपका आज का चंद्रमा बना। ये आपका पृथ्वी के बारे में बेसिक बात हुआ। इसके बाद आगे स्थलमंडल का विकास वगैरह में ये आप ध्यान रखिएगा। स्थलमंडल का विकास आपका गैसों के वितरण से हुआ। तो स्थलमंडल का विकास एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। इधर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो का पिकअप नहीं हुआ। जो भी बेसिक क्वेश्चन पिकअप होगा वो मैं बेसिक क्वेश्चन का आपका पिकअप का पार्ट बताता हूँ। अगर पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी कई प्रकार के धरातल में यानी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है वो कई परतों में कई लेयर्स में पाई जाती है, जिसमें आपका क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर में ये डिवाइडेड है। यानी अर्थ जो आपका डिवाइडेड है वो आपका क्रस्ट में, मेंटल में, आउटर कोर में एंड आपका इंटर कोर में आपका डिवाइडेड है। आगे बढ़ते हैं तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में समझ लीजिएगा। जीवन की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप पढ़ लीजिएगा कि जीवन की उत्पत्ति में जो कॉम्प्लेक्स जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया वो जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कह सकते हैं कि वो आपका नॉन लिविंग थिंग से हुआ था। और नॉन लिविंग थिंग से आपका बेसिकली जो जीवन का उत्पत्ति हुआ वो नॉन लिविंग थिंग से, और ये आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये भी आपका बेसिक थ्योरी रिलेटेड टू द आपका जीवन की उत्पत्ति से संबंध में था। जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात किया तो जीवन की उत्पत्ति का जो साक्ष्य वो आपको 300 करोड़ साल पहले मिली थी। और जीवन की उत्पत्ति के बारे में यानी जीवन की उत्पत्ति जो आपका स्टार्ट हुआ था वो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी से जीवन की उत्पत्ति होती है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ये आपका बेसिक प्रिंसिपल्स होता है आपका रिलेटेड टू द चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में यानी पृथ्वी के बारे में। ये हमने सेकंड क्लास आपको किया था। फर्स्ट क्लास में बहुत सारी बेसिक बात के बारे में हमने समझा था। ये सेकंड क्लास में हमने आपको जो बेसिक थ्योरीज थी पृथ्वी से लेकर के जिससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है, जो मैंने आपको कवर अप किया। आशा करते ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये लेक्चर का बेसिक बात समझ में आया होगा। इसका जो प्रैक्टिस है यानी ये जो सारे लेक्चर्स का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैंने कवर अप किया उसका बेसिक यानी उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के साथ आप इसमें क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आप परफेक्ट हो जाइएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सही तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।